हेलो दोस्तों हेलो दोस्तों आप सभी का स्वागत है आज की इस क्लास में। आप सभी को राधे राधे, जय श्री राम। तो कैसे हैं आप लोग? आशा करते हैं कि आप लोग अच्छे होंगे और अच्छे से अपनी स्टडी कर रहे होंगे। तो आज की इस क्लास में हम लोग यूपी होमगार्ड भर्ती के लिए जो है साइंस का प्रैक्टिस सेट नंबर 6 लेकर आ चुके हैं, जो आपको हमारे चैनल सरकारी रोजगार पर डेली बेसिस पे जो है वो शाम को जो है 4 बजे देखने को मिलता है। कितने बजे देखने को मिलता है? तो 4 बजे जो है ये क्लास देखने को मिलती है। इस क्लास में जो हम लोग 25 या 20 प्रश्न जो है जितने भी हो सकते हैं वो महत्वपूर्ण प्रश्न जो है लेकर आते हैं। अधिकतर तो 25 प्रश्न होते थे, इससे पहले 20 प्रश्न होते थे, जिनका हम लोग एमसीक्यू प्रश्न होते हैं इनका डिस्कस करते हैं। अगर आपके इस क्लास में जो है 25 प्रश्नों में से अगर आपके 20 से 24 प्रश्न जो है सही हो रहे हैं तो आप लोग एकदम बेस्ट स्कोर जो है अचीव कर रहे हैं। अगर इससे कम है तो आप लोग अभी अपने तैयारी को और भी बूस्ट करिए। जो है इन प्रैक्टिस सेट को जो है बार बार रिवाइज करिए, इनको नोट डाउन करिए और उनका नोट बनाकर जो है डेली बेसिस पर जो है प्रैक्टिस करते रहे, तो आपका भी स्कोर जो है 20 से 25 के जो है आसपास आने लगेगा। तो इसी के साथ अपने क्लास को शुरू करते हैं और अपना जो है स्कोर बताना मत भूलिएगा। हमारा अपने पहले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। तो आज का हमारा पहला प्रश्न है कि किसी वस्तु पर बल लगाने पर यदि वह गतिशील नहीं होती है तो इसे क्या कहा जाता है। यानी कोई वस्तु है, हम अगर उस पर बल लगा रहे हैं, जैसे ये व्यक्ति क्या है इस दीवार पर बल लगा रहा है और ये दीवार क्या गतिशील नहीं हो रही है, तो इसको क्या कहते हैं? अधिक शक्ति का प्रयोग हुआ है, या फिर कार्य हुआ है, या कम शक्ति का प्रयोग हुआ है, या फिर कोई कार्य नहीं हुआ है। कार्य तभी होगा, कार्य जो है W बराबर क्या होता है? F इंटू एस होता है। क्या होता है? W बराबर F इंटू एस। कार्य तभी होगा, S क्या होता है? डिस्प्लेसमेंट होता है। S क्या होता है? हमारा डिस्प्लेसमेंट यानी विस्थापन होता है। कार्य तभी माना जाएगा जब वस्तु क्या हो? विस्थापित हो जाए, एक स्थान से दूसरे स्थान पर विस्थापित होती तभी कार्य हुआ है। यहाँ पर क्या है? दीवार अपने स्थान से विस्थापित नहीं हो रहा है, इसलिए यहाँ पर कोई कार्य नहीं हुआ है। क्या है? कोई कार्य नहीं हुआ। जब तक वो गतिशील तभी होगा जब अपने स्थान से थोड़ा भी बहुत ही विस्थापित होगा। तो जब वो अपने स्थान से विस्थापित नहीं हो रहा है तो वहाँ पर कोई कार्य नहीं हुआ है। When is force is applied on wall, the wall does not move, so work is not done। यानी उसका मतलब कि कार्य वहाँ पर नहीं हुआ है। इसी के साथ अगले प्रश्न की तरफ बढ़ जाते हैं। अगला प्रश्न हमारा है कि यदि कोई वस्तु वृत्ताकार पथ पर घुमाई जाती है। कैसे? वृत्ताकार पथ है, इस पर कोई वस्तु घुमाई जा रही है तो उस पर किया गया कार्य क्या होगा? शून्य होगा, निर्धारित नहीं किया जा सकता, या फिर सकारात्मक होगा, या फिर ऋणात्मक होगा। जब कोई वृत्ताकार पथ पर वस्तु घुमाई जाती है तो क्या होता है? वहाँ उसका विस्थापन, जैसे यहाँ से यहाँ वस्तु है, घूमकर फिर यहीं आ गई तो उसका विस्थापन शून्य हो गया, तो उसका क्या हो जाएगा? कार्य भी क्या हो जाएगा? शून्य हो जाएगा। क्या हो जाएगा? कार्य उसका शून्य हो जाएगा। वृत्ताकार पथ पर किसी वस्तु को घुमाया जाता है तो उसका कार्य शून्य होता है। इसी के साथ अगले प्रश्न बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि कार्य करने की दर क्या कहलाती है? ऊर्जा कहलाती है, वेग कहलाती है, शक्ति कहलाती है, या फिर बल कहलाती है। तो कार्य करने की दर की बात की जाए तो कार्य करने की दर को जो है शक्ति या पावर कहते हैं। शक्ति का मतलब है किसी कार्य को करने की क्षमता या कार्य करने की दर को जो है वो शक्ति कहते हैं। क्या कहते हैं? शक्ति। बल की बात करें तो F बराबर ma होता है। क्या होता है? मास इंटू एक्सेलरेशन को क्या कहा जाता है? बल कहते हैं। क्या कहते हैं? बल यानी द्रव्यमान और त्वरण का जो है गुणनफल को ही क्या कहते हैं हम लोग? बल जो है कहते हैं। इसी के साथ अगले प्रश्न में बढ़ते हैं। अगला प्रश्न हमारा है कि निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प जो है गतिज ऊर्जा वाली वस्तु का निरूपित करता है? गतिज ऊर्जा वाली वस्तु को कौन सा जो है विकल्प निरूपित करता है? मेज पर रखी गई पुस्तक, विस्तारित रबड़ बैंड, गतिमान पत्थर, या फिर संपीड़ित स्प्रिंग। तो कौन सी वस्तु जो है गतिज ऊर्जा वाली वस्तु को निरूपित करती है? तो जो है एक गतिमान पत्थर जो है, मूविंग स्टोन की बात की जाए तो वह जो है
गतिज ऊर्जा वाली वस्तु के रूप में जो है वो निरूपित होती है। इसी के साथ अगले प्रश्न में बढ़ते हैं। अगला प्रश्न हमारा है कि निम्नलिखित में से किस स्थिति में स्थितिज ऊर्जा संग्रहित हो रही है। स्थितिज ऊर्जा क्या माचिस जलाने में हो रही है, पेंसिल घसने में हो रही है, या फिर वाहन को धक्का देने में हो रहा है, या फिर रबड़ बैंड को खींचने में हो रही है। तो बात करें जो है स्थितिज ऊर्जा कहाँ पर संग्रहित हो रहे हैं, तो रबड़ बैंड को जब हम लोग खींचते हैं तो वहाँ पर जो है स्थितिज ऊर्जा संग्रहित होती है। इसी के साथ अगले प्रश्न में बढ़ते हैं। अगला प्रश्न हमारा है कि बंदूक की गतिमान गोली किस प्रकार की ऊर्जा होती है। जो बंदूक की गतिमान गोली है इसमें किस प्रकार की गतिज ऊर्जा किस प्रकार की ऊर्जा है, प्रकाश ऊर्जा है, विद्युत ऊर्जा है, गतिज ऊर्जा है, या फिर स्थितिज ऊर्जा है। तो इसमें कौन सी ऊर्जा है, तो बंदूक की गोली में जो है वो गतिज ऊर्जा यानी काइनेटिक एनर्जी होती है। काइनेटिक एनर्जी यानी गतिज ऊर्जा का सूत्र क्या होता है, के बराबर हाफ mv² होता है। क्या होता है, के बराबर हाफ mv² जो है इसका जो है फार्मूला होता है। इसी के साथ अगले प्रश्न में बढ़ते हैं। अगला प्रश्न हमारा है कि एक बांध में जल की स्थितिज ऊर्जा किस में परिवर्तित होकर टरबाइन को घुमाती है। क्या गतिज ऊर्जा में, यांत्रिक ऊर्जा में, विद्युत ऊर्जा में, या फिर ऊष्मा ऊर्जा में। तो जल की स्थितिज ऊर्जा जो है किसमें परिवर्तित होकर, तो जल की स्थितिज ऊर्जा गतिज ऊर्जा में परिवर्तित होकर जो है टरबाइन को घुमाती है, और टरबाइन की यांत्रिक ऊर्जा जो है विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित हो जाती है। इसी के साथ अगले प्रश्न में बढ़ते हैं। अगला प्रश्न हमारा है कि खाली स्थान के कणों की गतिज ऊर्जा अधिकतम होती है, यानी किनके कणों की गतिज ऊर्जा जो है सबसे अधिक होती है। तो बात करें जो है क्या द्रव की, प्लाज्मा की, ठोस की, या फिर गैस की। तो सबसे अधिक गतिज ऊर्जा जो है किसमें होती है, तो प्लाज्मा जो है इसकी गतिज ऊर्जा जो है सबसे ज़्यादा होती है। किसकी, प्लाज्मा जो है इसके जो है कणों की गतिज ऊर्जा जो है सबसे ज़्यादा होती है। इसी के साथ अगले प्रश्न में बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि पवन चक्की जो पवन की किस ऊर्जा का उपयोग करती है। ऊष्मीय ऊर्जा, गतिज ऊर्जा, तापीय ऊर्जा, या फिर जलीय ऊर्जा। तो पवन चक्की जो ये जो है किस प्रकार की ऊर्जा का जो उपयोग करती है, तो गतिज ऊर्जा जो है, यानी पवन की जब गति इस पंखों से टकराती है तो पवन के ये पंखे जो है क्या लगते हैं, घूमने लगते हैं, जिससे हमें क्या होती है, ये जो है गतिज ऊर्जा यानी वायु से जो गतिज ऊर्जा है उसको जो है यांत्रिक ऊर्जा में बदलते हुए यांत्रिक ऊर्जा, ये टरबाइन की यांत्रिक ऊर्जा को जो है फिर विद्युत ऊर्जा में जो है कन्वर्ट हो जाता है। इसी के साथ अगले प्रश्न में बढ़ जाते हैं। अगला प्रश्न हमारा है कि जब एक संपीड़ित स्प्रिंग को छोड़ा जाता है तो यह अपनी स्थितिज ऊर्जा को किसमें बदल देता है। यांत्रिक ऊर्जा को, पवन ऊर्जा को, प्रत्यास्थ ऊर्जा, या फिर गतिज ऊर्जा को। जब एक जो है संपीड़ित स्प्रिंग को जो है वापस छोड़ा जाता है, जैसे ये संपीड़ित स्प्रिंग है, जब इसको वापस छोड़ेंगे तो इसमें से डिस्प्लेसमेंट होगा, और ज़्यादा दबाए रहेंगे तो कुछ ज़्यादा डिस्प्लेसमेंट होता है। तो ये जो है किस प्रकार की ऊर्जा में बदल जाता है, तो ये गतिज ऊर्जा में जो है वो बदल जाता है। जो प्रत्यास्थ जो है यानी संपीड़ित स्प्रिंग को जब हम लोग छोड़ते हैं तो क्या है, ये जो है दूर भागेगा तो उसमें क्या होगा, गतिज ऊर्जा आ जाएगी। क्या, कौन सी ऊर्जा आएगी, गतिज ऊर्जा आ जाती है। इसी के साथ अगले प्रश्न में बढ़ते हैं। अगला प्रश्न हमारा है कि धातु का वह गुण कौन सा है जिसके कारण उसे जो है तार के रूप में बदला जा सकता है। क्या चमकता है, सौंदर्यता है, या फिर तन्यता है, या फिर आघात वर्धनीयता है। तो बात करें धातु को वह कौन सा गुण है जिसके कारण उसको तार यानी तन्यता के कारण, जो तन्यता गुण है इसी के कारण किसी वस्तु को जो है तान कर उसको तार के रूप में बदला जा सकता है। 1 ग्राम सोने से सबसे ज़्यादा तन्य कौन होता है, सोना होता है, जिसमें 1 ग्राम सोना जो है अगर आप लोग लिए हैं तो उससे कितना लंबा तार बनाया जा सकता है, तो 1 ग्राम सोने से 2 किलोमीटर लंबे तार का निर्माण किया जा सकता है। कितना, 2 किलोमीटर लंबा तार जो है वो बनाया जा सकता है। आघात वर्धनीयता का मतलब होता है पीट कर चादर के रूप में बनाना। क्या, पीट कर चादर के रूप में बनाता है। और चालकता की बात करें तो उसमें विद्युत चालकता यानी कंडक्टिविटी कितना अधिक है।
इसी के साथ अगले प्रश्न में बढ़ते हैं। अगला प्रश्न हमारा है कि प्रकृति में खाली स्थान विद्युत धनात्मक होती है। क्या चीज़ जो होती है विद्युत धनात्मक होती है? क्या धातुएं, अधातुएं, उपधातुएं या फिर अर्धधातुएं? तो बात करें प्रकृति में जो धातुएं होती हैं क्या होती हैं? विद्युत धनात्मक होती हैं। कैसी होती हैं? विद्युत धनात्मक होती हैं। और जो विद्युत धनात्मक जो है धातु और अधातु दोनों की तरह कार्य करती है, वो उपधातु के अंतर्गत आती है। उपधातु नहीं, अर्धचालक होता है। क्या होता है? उसको है क्या कहते हैं? अर्धचालक यानी सेमीकंडक्टर जो है वो कहा जाता है। इसी के साथ अगले प्रश्न में बढ़ते हैं। अगला प्रश्न हमारा है कि धातुओं के किस गुण के कारण उनमें जो है पत्थर यानी जो है पतली जो है पन्नी के रूप में जो है वो आसानी से बनाया जा सकता है? क्या आघातवर्धनीयता, चालकता, तन्यता या फिर प्रतिध्वनात्मकता? तो उनकी आघातवर्धनीयता गुण के कारण ही जो है उनको जो है प्रस्तर यानी पत्ते के रूप में जो है वो बनाया जा सकता है। इसी के साथ अगले प्रश्न में बढ़ते हैं। अगला प्रश्न हमारा है कि निम्नलिखित में से कौन सा धातुओं के बारे में गलत है? वे तन्य और आघातवर्धनीय होती हैं, वे ताप और विद्युत की सुचालक होती हैं, उनका गलनांक और क्वथनांक उच्च होता है या फिर वे विद्युत ऋणात्मक होती हैं। तो बात करें धातुओं के बारे में कौन सा जो है वो कथन गलत है? तो गलत कथन की बात की जाए तो धातुएं जो होती हैं, सभी धातुओं को जो है बात की जाए तो इनमें कौन सा जो है धातु कथन के बारे में गलत है? तो वो तन्य और आघातवर्धनीय होती है, कथन पूरी तरह से राइट है। वे ताप और विद्युत की सुचालक होती हैं, ये भी राइट है। बात करें वे सभी जो है गलनांक और क्वथनांक में उच्च होती हैं, तो ये भी कथन है। वे विद्युत ऋणात्मक होती हैं, तो बात करें जो विद्युत ऋणात्मक की तो सभी धातुएं जो है विद्युत ऋणात्मक नहीं होती, यही कथन जो है वो गलत है। ऑप्शन नंबर डी जो है राइट हो जाएगा। इसी के साथ अगले प्रश्न में बढ़ते हैं। अगला प्रश्न हमारा है कि निम्नलिखित में से क्या ठोस, द्रव, गैस तीनों रूपों में पाया जाता है? ठोस, द्रव, गैस तीनों रूपों में इनमें से कौन सा जो है वो पाया जाता है? क्या धातु है, निष्क्रिय तत्व है, अधातु है या फिर उपधातु है? तो आपको ये बताना है कि निम्नलिखित जो चारों दिए गए हैं इनमें से कौन सा जो है वो तीनों रूपों में जो है ठोस, द्रव, गैस में पाया जाता है। तो ठोस, द्रव, गैस की बात करें तो जो आपका अधातु है वो ठोस, द्रव, गैस तीनों रूप में जो है देखने को मिलता है। कौन सा चीज़ है? ठोस, द्रव, गैस तीनों रूपों में देखने को मिलता है। तो अधातु जो है ठोस, द्रव और गैस तीनों रूपों में जो है वो देखने को मिलते हैं। इसी के साथ अगले प्रश्न में बढ़ते हैं। अगला प्रश्न हमारा है कि धातु के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन गलत है? सभी धातुएं चमकती हैं, पारे को छोड़कर सभी धातु मुलायम होती हैं, गलनांक और क्वथनांक उच्च होता है, धातुएं आघातवर्धनी और नमी होती। तो सभी धातुएं क्या हैं? चमकती हैं। और बात करें गलनांक और क्वथनांक इनका उच्च होता है, धातुएं आघातवर्धनी और जो है वो नमी भी होती हैं। सभी धातुएं पारे को छोड़कर जो है तरल में और मुलायम होती हैं, ये कथन जो है गलत है कि पारे को छोड़कर सभी धातुएं मुलायम हैं, ये बात गलत है। पारा ही सबके से क्या होता है? मुलायम होता है, बाकी सभी धातु जो है कठोर अवस्था में होती हैं। तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट हो जाएगा। इसी के साथ अगले प्रश्न में बढ़ जाते हैं। अगला प्रश्न हमारा है कि निम्नलिखित में से कौन सी धातु सबसे अधिक नम या लचीली होती है? क्या Ag यानी चांदी है, Al यानी एल्युमिनियम है या फिर सोडियम है या फिर जस्ता है? तो सबसे नम धातु की बात की जाए यानी लचीली धातु कौन सी होती है? तो चांदी जो है वो सबसे नम या लचीली धातु होती है। इसी के साथ अगले प्रश्न में बढ़ते हैं। अगला प्रश्न हमारा है कि लोहे की कठोर और मजबूत बनाने के लिए जो है निम्न में से क्या मिलाया जाता है? जस्ता, तांबा, कार्बन या फिर सोडियम? तो जो है लोहे को कठोर बनाने के लिए इनमें से जो है क्या मिलाया जाता है? तो कार्बन को जो है इसमें मिलाया जाता है। इसी के साथ अगले प्रश्न में बढ़ते हैं। अगला प्रश्न हमारा है खाली स्थान सबसे नमी और तन्यशील धातु है? क्या लीड है, सोना है, चांदी है या फिर
कार्बन है। तो सबसे नम और तन्यशील धातु की बात की जाए तो सबसे नम और तन्यशील धातु कौन सा है? तो सोना यानी Au जो है सबसे नम और तन्यशील धातु होता है। इसको तान कर जो है 1 ग्राम सोने से 2 किलोमीटर लंबा जो है वो तार जो है बनाया जा सकता है। इसी के साथ अगले प्रश्न में बढ़ते हैं। अगला प्रश्न हमारा है कि मैलिएबम जो है खाली स्थान के गुण को दर्शाता है। गैर धातुओं के, धातु के, गैस के या फिर गैर धातु के यौगिक के। तो मैलिएबम की बात की जाए तो ये धातु का गुण जो है वो दर्शाता है। मैलिएबम किसका गुण दर्शाता है? धातु का जो है वो गुण दर्शाता है। क्या ये? अघातवर्ध्यता है। क्या है? अघातवर्ध्यता को जो है मैलिएबम कहते हैं। इसी के साथ अगले प्रश्न में बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि किस कोशिकांग को जो है कोशिका का मास्टर कहा जाता है? कोशिका का मास्टर क्या है? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को कहते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया को कहते हैं, न्यूक्लियस को कहते हैं या फिर नाभिक को कहा जाता है। तो कोशिका का मास्टर बात करें तो न्यूक्लियस यानी नाभिक को जो है वो कहा जाता है। माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस कहते हैं। क्या कहते हैं? पावर हाउस जो है वो माइटोकॉन्ड्रिया को कहा जाता है। इसी के साथ अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि किसी कोशिका में मौजूद सबसे बड़ा कोशिकांग कौन सा? अंधा, प्रतवित जालिका, नाभिक, गॉल्गी या फिर माइटोकॉन्ड्रिया। तो सबसे बड़ा की बात की जाए, सबसे बड़ा कोशिकांग कौन सा होता है? तो नाभिक जो है वो सबसे बड़ा कोशिकांग होता है। इसी के साथ अगले प्रश्न में बढ़ते हैं। अगला प्रश्न हमारा है कि किस कोशिकांग को कोशिका का प्रोटीन कारखाना, हरित लवक, लाइसोसोम, माइटोकॉन्ड्रिया या फिर राइबोसोम। तो बात करें प्रोटीन का कारखाना किसको कहते हैं? तो प्रोटीन का कारखाना जो है राइबोसोम को कहा जाता है। किसको कहते हैं? राइबोसोम को जो है प्रोटीन का कारखाना कहते हैं। इसी के साथ अगले प्रश्न में बढ़ते हैं। अगला प्रश्न हमारा है कि निम्नलिखित में से क्या प्रोटीन संश्लेषण के लिए एक स्थल के रूप में कार्य करता है? तो स्थल के रूप में क्या कोशिका झिल्ली, राइबोसोम, रसदानी या फिर लवक। तो जो है राइबोसोम जो है प्रोटीन के संश्लेषण के स्थल के रूप में जो है वो कार्य करता है। इसी के साथ अगले प्रश्न में बढ़ते हैं। तो आज का अंतिम प्रश्न की तरफ हम लोग आ चुके हैं। एक जो अंतिम प्रश्न है कि एक पशु के शरीर की सबसे बड़ी कोशिका इनमें से कौन सी है? ओस्टेसाइड्स है, न्यूरॉन्स है, केमेटोफोर है या फिर लिम्फ कोशिकाएं हैं। तो सबसे बड़ी जो है कोशिका की बात की जाए तो जो है न्यूरॉन्स जो है वो सबसे बड़ी कोशिका होती है। तो आज का ये क्लास यहीं पर समाप्त होता है। यह क्लास आप लोगों को कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर क्लास आप लोगों को अच्छी लगी है तो अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिएगा और हमें अधिक से अधिक सपोर्ट करिएगा। और ये बताना मत भूलिएगा कि 25 प्रश्न जो थे, इन 25 प्रश्नों में जो है आपको कितने जो है प्रश्न आते थे या फिर सही हुए। तो अगर आपके जो है 24 या 23 प्रश्न जो है या फिर 20 प्लस प्रश्न जिनके भी आ रहे हैं वो जो है ठीक ठाक स्कोर कर रहे हैं। तो इसी के साथ यह क्लास यहीं पर समाप्त करते हैं और मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। जय हिंद, जय भारत।